Hello and welcome to Niti Siksha, and this is Mihir. Welcome back to our Indian Constitution series. जिस सीरीज में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 98 तक कवर कर रखा है इस सीरीज में। तो जो लोग नहीं देखे वो जा करके देख सकते हो, लेकिन इस सीरीज को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, बहुत समय से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइए, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए जिसमें हम आने वाले आर्टिकल्स को कवर करें। वीडियो तो मैं लाना चाह रहा था, लेकिन बहुत लंबे समय से मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बीमार रहने की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, और कुछ अपना भी काम था जिसमें मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल। लेकिन हाँ, अब डिमांड्स है तो फुलफिल तो करना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 104 तक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सॉरी फॉर माय वॉइस आपको लग रहा होगा कि तबीयत की वजह से ऐसा है। एनीवेज, हम लोग फोकस करेंगे आर्टिकल्स पे। तो आर्टिकल्स बेसिकली हमारा आर्टिकल 99 टू आर्टिकल 104 तक है इसमें, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। जो आर्टिकल्स डील्स करता है बेसिकली ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and disqualification of the member of the house of the parliament and vacation of the seat of the member of the house of the parliaments। तो इस पे हम लोग इस आर्टिकल्स इस वीडियो में बहुत ही गहन डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग पीसीएस या यूपीएससी लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसा जो फॉलो करते आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स, वो उन्हें पता होगा, और जो नए आए हैं इस वीडियो को देख करके उनको ये मैं बता दूं कि ये वीडियो अगर आप फॉलो करते हो, इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट नहीं बचेगी, और आपको डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ अवेलेबल मिलेगा। डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ मिल जाएगी। आर्टिकल 99 ये बात करता है ओथ एंड एफर्मेशन बाय मेंबर। देखो, अब जब कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले शपथ ग्रहण करता है। तो जो शपथ ग्रहण होता है ना, तो अगर आपने शपथ ग्रहण नहीं करी है तो आपको मेंबरशिप तो मिलने से रहा, आप हाउस में बैठोगे तो भी पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है। तो आर्टिकल 99 ये बात करता है कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर बनता है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले शपथ लेना है, ओथ एंड एफर्मेशन लेना है। और ओथ एंड एफर्मेशन कौन सी लेनी है भाई, तो वो लेनी है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की 3rd शेड्यूल में बात करी गई है। तो 3rd शेड्यूल जो है वो ओथ एंड एफर्मेशन को बहुत ही डिटेल में बताता है। अगर आपको देखना है तो आप 3rd शेड्यूल जाकर के देख सकते हो कि क्या ओथ ली जाती है मेंबर्स के द्वारा। देखो, आर्टिकल 100 क्या बात करता है, वोटिंग इन द हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम्स की बात, कि हाउस में वोटिंग कैसे होगी, जॉइंट सेटिंग कैसी होगी, वोटिंग को क्या लीगल माना जाएगा, वोटिंग कौन सा अलीगल माना जाएगा, किस वोटिंग्स को, वो सारी चीज़ें ये आर्टिकल बात करता है। पहला तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बात करी गई है कि चाहे हाउस के अंदर क्या हो, प्रेजेंट एंड वोटिंग हो, या फिर हाउस के अंदर क्या हो, जॉइंट सिटिंग हो, ये दोनों ही मुद्दा मेजॉरिटी ऑफ द वोट से माना जाएगा। कि हाँ, अगर आप जॉइंट सिटिंग के अंदर बैठा रहे हो तो मेजॉरिटी अगर वोट आई किसी एक टॉपिक पे, किसी एक मुद्दे पे, किसी एक एजेंडे पे, किसी बिल पे, तो वो पास माना जाएगा। या फिर आप हाउस में प्रेजेंट एंड वोटिंग भी करवा रहे हो तो वहाँ पे भी मेजॉरिटी वोट माना जाएगा। ये सबको पता है। इसी आर्टिकल का क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई मान के चलो कि अगर कोई मेंबरशिप खाली है तो फिर कैसे होगी। तो ये भी कहा गया है कि दोनों सदन के पास, मतलब बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पावर है कि अगर कोई भी सीट वेकेंट है ना, कोई भी सीट वेकेंट है, तो उस पर जो कार्यवाही होगी वो पावर है कि सदन करवा सकता है। जरूरी नहीं कि अगर कोई मेंबरशिप खाली है तो सदन की जो कार्यवाही है वो ना हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि दोनों सदन के पास पावर है कि मेंबरशिप के खाली होने के बाद भी काम करवाया जा सकता है। इसमें दूसरी बात ये कही गई है कि संसद में अगर मान के चलो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कोई कार्यवाही, कोई बिजनेस हो रही है, तो उस वक्त अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन वहां बैठा है जिसके पास ये पावर नहीं है कि वो वहां बैठे या फिर वहां वोट करे, और बाद में संसद को ये पता चलता है कि वैसा कोई इंसान उसने वोट करा किसी चीज़ पे जो कि वोट करने का हकदार था नहीं, जिसके पास राइट नहीं था वहां बैठने का, लेकिन फिर भी उसने करा, तो भी संसद के पास ये पावर है, ये हाउस के पास ये पावर है कि उस कार्यवाही को वैध मान लिया जाए, लीगल मान लिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि उस कार्यवाही को इनवैलिड कर दिया जाए किसी एक इंसान के वजह से। ठीक है। तो उस कार्यवाही को ही क्या माना जाएगा, शैल बी वैलिड माना जाएगा। क्लियर है।
उसके बाद इसमें तीसरी बात ये कही गई है इस आर्टिकल में कि चेयरमैन और स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करेंगे। मान के चलो कि कोई मुद्दा उठा, कोई बिल इंट्रोड्यूस हुई और दोनों पार्टी की तरफ से क्या हुआ भाई, वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग होने के बाद क्या हुआ कि जो लोग अगेंस्ट में हैं और जो लोग फेवर में हैं उन दोनों का वोट इक्वल हो गया। तो उस इंस्टेंस में, उस फर्स्ट इंस्टेंस में जो स्पीकर या चेयरपर्सन जो भी वहाँ होंगे वो वोट नहीं करेंगे। सेकंड इंस्टेंस में वो वोट करेंगे अपना, वो वोट अपना कास्ट कर सकते हैं इन केस कि अगर कास्टिंग वोट इन दिस केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट, अगर इक्वल हो जाए तो। अब आर्टिकल 100 का ही क्लॉज 3 क्या बात करता है वो देखो। Until Parliament by law otherwise provides the quorum to the constitutes a meeting of either house of the parliament shall be 1/10। याद रखना कि अब जैसे मान के चलो कि किसी भी हाउस में, ठीक, कि जितने भी मेंबर, मान लो लोकसभा में 550 है, राज्यसभा में 250 है, तो कितने मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होंगे कि हाउस की कार्यवाही, हाउस को चलाया जा सकता हो। तो उसके लिए एक मिनिमम परसेंटेज तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई इतने लोग होंगे तो हाउस को हम चलाएंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे क्योंकि कोई आया ही नहीं। तो इसलिए कोरम बनाया जाता है। कोरम कहा जाता है कि जिस हाउस में जितने मेंबर है ना उनके टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 1/10 होगा। मान के चलो कि लोकसभा में 550 मेंबर हैं, टोटल मेंबर है, तो उसमें से अगर 1/10 मिनिमम अगर प्रेजेंट है लोकसभा में तो लोकसभा चलेगी, लोकसभा का काम होगा। राज्यसभा में 250 मेंबर है तो 250 में से अगर मिनिमम 1/10 250 का प्रेजेंट है तो राज्यसभा का काम चलेगा। लेकिन अगर कोरम नहीं प्रेजेंट है तो क्या, तो उसके बारे में आर्टिकल 100 का क्लॉज 4 ये कहता है कि उस वक्त जो चेयरमैन होगा या जो स्पीकर होगा लोकसभा का, उसका ये पावर है, उसके पास ये शक्ति है कि अगर कोरम नहीं प्रेजेंट है, कोरम नहीं प्रेजेंट है, कि अगर 1/10 मेंबर नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, हाउस को अडजॉर्न कर देगा, यानी कि स्थगित कर देगा, और जब कोरम बनेगी फिर वो हाउस वापस से काम करेगी। तो ये चीज़ होता है कि कोरम चाहिए काम करने के लिए, कोरम नहीं होगा काम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। नाउ आर्टिकल 101 की बात करते हैं हम। इसमें बात करी गई है कि वेकेशन ऑफ सीट, भाई सीट को खाली कब और कैसे माना जाएगा, ये चीज़। पहला जो इसका क्लॉज है ये बात करता है कि नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात समझो कि एक आदमी एक ही साथ दोनों हाउस का मेंबर नहीं बन सकता, लोकसभा या राज्यसभा दोनों का नहीं बन पाएगा, किसी एक का ही मेंबर रहेगा वो। और अगर वो किसी दोनों हाउस का मेंबर बन रहा है या बना हुआ है तो वो कब बनेगा, मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, कि पार्लियामेंट जो है वो कानूनी तौर पे कानून पास करवा के उस इंसान को दोनों हाउस का मेंबर बना सकती है। अदरवाइज कोई भी एक इंसान अपने मन से दोनों हाउस का मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे बात हो रही है कि एक पर्सन है, कोई इंसान, कि वो पहले क्या था भाई, एमएलए था, उसने इलेक्शन लड़ी और वो एमपी बन गया। अब वो आदमी क्या चाह रहा है कि हम एमपी भी बने रहें और एमएलए भी बने रहें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो एमएलए की सीट से रिजाइन नहीं करता है तो उसकी एमपी की सीट जिसको वो जीत के हासिल किया है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, एक्सपायर कर दी जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई एमएलए एमपी बन गया तो उसको सबसे पहले अपनी स्टेट लेजिस्लेचर की जो एमएलए की सीट है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तो ही वो एमपी सीट पे रह सकता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी वो एमपी की सीट भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, हटा दी जाएगी। अब यहाँ पे क्लॉज 3 में बात करी गई है कुछ ऐसे ऐसे मुद्दों की कि किस किस एस्पेक्ट्स में जो मेंबर हाउस के होंगे उनको वेकेंट मानी जाएगी, डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। पहला है कि बिकम्स सब्जेक्ट टू एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन द क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 में हम देखेंगे कि उसके क्लॉज 1 क्लॉज 2 में जो भी बात है अगर वो फुलफिल हो गई तो उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। दूसरा कि अगर कोई मान के चलो कि कोई मेंबर है वो अगर अपना रेजिग्नेशन दे रहा है किसको, चेयरमैन को या स्पीकर को, तो उसकी सीट क्या होगी, वेकेंट मान ली जाएगी अगर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया तो। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि अगर मान के चलो कि किसी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है तो वो रेजिग्नेशन जो है ना वो वॉलंटरली होनी चाहिए। अगर वो वॉलंटरली नहीं होगी तो उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, किसके द्वारा, चेयरमैन या स्पीकर के द्वारा। और
अगर कोई पर्सन, कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा या लोकसभा का 60 दिन तक कंटिन्यू अगर वो हाउस में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको एब्सेंट मान लिया जाएगा। लेकिन इस 60 दिन में क्या काउंट होगा भाई, कौन कौन सा दिन काउंट होगा? तो लगभग सारे दिन काउंट होंगे। लेकिन अगर हाउस 4 कॉन्जिक्यूटिव दिन, है ना, 4 कंटिन्यू लगातार 4 दिन तक अगर हाउस प्रोरोग या अडजर्न है तो उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। अदर जो भी डेज होगी उसमें 60 दिन को काउंट किया जाएगा। और अगर वो मेंबर हाउस को इन्फॉर्म किए बिना, ठीक है, याद रखना, इन्फॉर्म किए बिना 60 दिन तक एब्सेंट है तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? वेकेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 102 की, जिसमें बात हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। इसमें क्या क्या अगर कोई मेंबर करता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो जाएगी। कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पहला, कि अगर वो कोई प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, अगर वो मेंबर एमपी है या एमएलए है तो वो क्या हो जाएगा भाई? अगर वो कोई प्रॉफिट ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तय है। लेकिन अगर उसमें कोई भी मेंबर है या मिनिस्टर है, अगर वो लॉ, बाय लॉ, यहाँ पे देखो एक चीज मेंशन करी गई है, डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू क्वालिफाई इट्स होल्डर, कि अगर कोई लॉ बना दिया जाए, ठीक है, और उस मिनिस्टर को ये दिया जाए कि हाँ आप इस ऑफिस को होल्ड करें तो फिर ठीक है। लेकिन अगर बिना लॉ के अभी अपने आप चाहो कि आप एमपी बने रहो, कोई प्रॉफिट ऑफिस को भी होल्ड करो, तो वो नहीं हो पाएगा। आपकी जो मेंबरशिप है वो हटा दी जाएगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा है कि अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाए, मतलब उसकी जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो जाए और ये चीज़ कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दी जाए। तीसरा है इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अगर वो कर्ज है, डेट वो नहीं अपना क्लियर कर रहा है तो उसको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा। एंड द पर्सन हु हैज़ नॉट बीन डिस्चार्ज्ड मे बी कॉल्ड द बैंकरप्ट। ऐसा अगर कोई पर्सन है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा चौथा जो है, मतलब डी, ये बात करता है इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहा और अगर वो वॉलंटरली किसी विदेशी यानी कि फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, या फिर वो किसी दूसरे देश के प्रति एलिगेंस या एडहेरेंस, मतलब अपनी जो क्या कहते हैं, वो एक लॉयल्टी है, अपना जो एक काम है वो किसी फॉरेन स्टेट के लिए कर रहा हो, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। और इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा बना के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो भी वो डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई पर्सन, कोई मेंबर प्रॉफिट ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उसमें हर एक मेंबर को इंक्लूड नहीं करा गया है, उसमें सिर्फ उन मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है कि जो कौन है भाई, जो मिनिस्टर हैं, है ना। देखो यहाँ लिखा ओनली दैट ही इज अ मिनिस्टर ईदर ऑफ द यूनियन ऑफ सच स्टेट्स और यूनियन, ठीक है। तो मतलब अगर कोई, सिंपल कह सकते हो कि अगर कोई सिर्फ मिनिस्टर है तो वो क्या होगा, किसी प्रॉफिट ऑफिस को होल्ड नहीं करेगा। दूसरा जो इसका बात है, क्लॉज ये कहता है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। अब जो 10th शेड्यूल के अंदर जो बात करी गई है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो सारी चीज़ें अगर 10th शेड्यूल में से अगर कोई भी प्रोविज़न हिट कर गया किसी मेंबर को तो भी वो पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब है आर्टिकल 103। देखो आर्टिकल 103 में क्या बात होती है कि डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, कि भाई डिसीजन कौन लेगा फाइनल कि हाँ मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो आर्टिकल 102 जो है, जो मैंने बात करी जिसमें काफ़ी क्लॉजेस थी, उसकी जो आर्टिकल 102 का जो पहला क्लॉज है जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ ग्राउंड्स मेंशन है कि अगर उस बेसिस पे अगर कोई मेंबर ऑफ द हाउस डिस्क्वालीफाई किया गया हो तो उस पर फाइनल डिसीजन कौन लेगा, तो वो लेंगे प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट भी इंडिपेंडेंटली उस पर डिसीजन नहीं ले सकते। ये याद रखना कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, देखो ये पढ़ो ठीक से, कि बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, मतलब कि प्रेसिडेंट को किसका ओपिनियन लेना होगा, इलेक्शन कमीशन का। एंड उस ओपिनियन के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट के पास भी ये इंडिपेंडेंट पावर नहीं है कि वो फाइनल डिसीजन दे दे कि हाँ ये क्या है भाई, डिस्क्वालिफाइड है। कहने के लिए तो हाँ प्रेसिडेंट पावर ले सकते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करनी होगी, ओपिनियन लेना होगा, और जो ओपिनियन दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट को क्या करना है, डिसीजन सुनाना है। अब देखो आर्टिकल 104 जो इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल होने वाला है, इसमें क्या बात है। इसमें ये बात है कि अगर मान के चलो कि कोई पर्सन, देखो पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड, क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई मेंबर हाउस के अंदर बैठा हुआ है, क्या हुआ, ओथ लिया नहीं अभी तक, अफर्मेशन हुआ नहीं उसका, तो उसने क्या किया, हाउस के अंदर जाके बैठ भी गया, वोटिंग वगैरह भी कर दी, तो उसकी क्या पेनल्टी होगी। या फिर कोई मेंबर क्वालिफाइड नहीं है वहां बैठने के लिए, या उसको डिसक्वालीफाई करा गया है कि वो हाउस में अभी नहीं बैठ सकता, तो वो अगर वो बैठ करके वहां काम कर रहा है या वोटिंग वगैरह कर रहा है तो उस पर क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये आर्टिकल में कहा गया है कि अगर कोई पर्सन ओथ अफर्मेशन नहीं लिया हो और हाउस में बैठा हो, या फिर वो क्वालिफाइड नहीं हो और हाउस में बैठा हो, या उसको डिसक्वालीफाई किया कर दिया गया हो और हाउस में बैठा हो, उस पे हर एक दिन का पेनल्टी लगाया जाएगा 500 रुपये का, और उसके बाद उससे वो पेनल्टी ली जाएगी। ठीक है, तो ये जो पेनल्टी है वो किस पे लगाया जाएगा, हाउस पे, और कुछ उस पे लीगली कार्रवाई भी करी ही जाएगी। ये आर्टिकल 104 बात करता है। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 99 टू आर्टिकल 104 डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप कि आपकी जो डाउट है आर्टिकल 99 से आर्टिकल 104 तक की वो क्लियर हो गई होगी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इस आर्टिकल्स की प्रोविजंस क्या क्या रूल्स है, वो आर्टिकल्स क्या कहता है, किस तरह से काम हो रही है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दीज आर्टिकल्स or any other articles, you can freely ask me in the comment box. I will definitely solve your queries, and if you like this series, if you like these videos, please do not forget to like, share and subscribe. और अगर आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए, let me know in the comment box. See you in the next one. Goodbye, take care, signing off, Mihir Thakur.